हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। नाजरीन, मेरे हाथ में किताब है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, फ्रैक्चर्ड पास्ट और अनसर्टन फ्यूचर। ये किताब बड़ी अहम है, बड़े अहम मौके पर आई है। उस वक्त आई है जब पहलगाम के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ हुआ है। भरपूर जंग नहीं, लेकिन एक लिमिटेड लड़ाई ज़रूर हुई है और इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। दोनों मुल्कों की तारीख है, जंगों की, अमन के मुआहदों की, और उसके बाद फिर अमन और जंग के बगैर मिलकर रहने की। इस तमाम तारीख के का निचोड़ निकाला गया इस किताब में। और मेरे साथ हमारी खुशबख्ती है कि आज मौजूद हैं इस किताब के मुसन्निफ। स्नोबर इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उसके सरबराह, पाकिस्तान के साल 2013 से 17 तक साबिक खारजा सेक्रेटरी, पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर अमेरिका के लिए और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के लिए सीनियर सफारतकार जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बताइए एजाज साहब कि आपकी ये जो किताब है एक ऐसे मौके के ऊपर आई है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और बहुत सारे माहिरीन कहते हैं कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूसरा एक और क्राइसिस है वो राउंड दी कॉर्नर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किताब आपको लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तो मैंने मई 2025 के वाक़े से काफ़ी पहले से मैं लिख रहा था, साल सवा साल हो गया। और इसका एक बुनियादी मकसद था, एक सवाल जो मुझे बहुत देर से समझ लें कि मेरी सोच में आता था कि 78 साल हो गए, दोनों मुल्कों ने जंगें कर लीं, दोस्ती और अमन की बड़ी कोशिशें भी की गई, तो ऐसा क्या है कि ये अच्छे हमसायों की तरह नहीं रह सकते, ये पुरअमन बकाए बाहमी क्यों नहीं कर पाते? ये एक बुनियादी सवाल था जिसकी खोज इस किताब में है। तो मैंने ये देखा कि जो 1947 से पहले हुआ उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा जो 1947 के बाद हुआ। तो बाहमी अदब एतमाद की एक फ़िज़ा ऐसी बनी कि जो आज तक चल रही है। लेकिन जो बड़े नुक्ते बने जहाँ पे इख्तलाफात ख़त्म ही नहीं होने आ रहे, एक उसमें कश्मीर का मसला है जो दोनों मुल्कों की आज़ादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया, और उस पर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि कैसे हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के तमाम हकूक़ सल्ब किए और उसके ऊपर आज भी मसले मसाइल हैं। दूसरा ये कि दहशत गर्दी को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये 9/11 की जब एनवायरनमेंट बनी तो हिंदुस्तान ने देखा कि प्रेसिडेंट बुश ने जिसको रेडिकल इस्लाम कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा जी, हमें भी फिर पाकिस्तान की तरफ से जो दहशत गर्दी है वो असल में इस्लामी दहशत गर्दी है, तो चुनांचे हमें दुनिया की हमदर्दियाँ समेटनी चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर तहकीक की कि ये जितने वाक़यात हुए उनमें से अक्सर को 25 साल में मैंने देखा और खोज लगाई, तो पता चला कि वो तो हिंदुस्तान के दाखिली मामला थे। तो पैटर्न ये बन गया कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाओ, बाद में तफ्तीश करो, और अगर इंटरनल एलिमेंट्स निकल आएँ, सैफरॉन टेररिज्म हो या कुछ हो, तो आप उसको हश अप कर दो। तो ये भी मैंने ज़रा इसके अंदर वाजे किया कि इसको पॉलिटिकली वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम पर। तीसरी जो चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ निकली, वो ये थी कि हिंदुस्तान जो अपने इलाके में बालादस्ती की एक ख्वाहिश रखता है, वो कहता है कि हम बड़ा मुल्क हैं, वो इस पूरे एक हिंदुस्तान को एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं। वो तारीख़ में कभी अखंड भारत रहा नहीं। मुग़लों के दौर में कुछ हिस्सा इकट्ठा हुआ, फिर बरतानिया के लोगों ने उसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी लाई, वरना ये सारे एक मुख्तलिफ राजवाड़े थे, कोई आज़ाद नीम आज़ाद रियासतें थी उसके अंदर। तो अब ये जो अखंड भारत का जब करना चाहते तो उससे जो इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं वो खौफजदा होते हैं कि भाई आप हमारी सॉवरेनिटी की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो चुनांचे हिंदुस्तान जो है वो उनके मतलब जो ख्याल रखता है उसकी वजह से भी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बदइत्मादी की फ़िज़ा कायम है। तो चुनांचे ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिनको मैंने किया। फिर आपने सही कहा कि इसके आगे उम्मीद के लिए कि हमने आज तक क्या काम किया है इकट्ठा, उनको मैंने सारे एग्रीमेंट, सारी जो एतमाद साजी की मेजर्स थी, इकदामात से वो सारे जमा किए इस उम्मीद पर कि अगर हिंदुस्तान में ये लॉ पैदा हो जाए कि नहीं, पुरअमन तरीके से रहना चाहिए हमसायों के साथ, तो इतनी बड़ी बुनियाद मौजूद है।
तो ये इसका लुबे लबाब है जो मैंने आपके सामने हाजिर किया है। अब मैं हाजिर हूँ, आप इसके किसी भी किताब के किसी भी चैप्टर में जाना चाहें, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूँ। एजाज साहब, मैं जो बात उस इरा से शुरू करूँगा जिसका आपने बीच में मेंशन भी किया हुआ है, वो होता है 1998 में जब वाजपेयी साहब आते हैं और लाहौर डिक्लेरेशन होता है। आपने डिक्लेरेशन की कापी भी बीच में लगाई हुई है। तो आप नहीं समझते कि जब डिक्लेरेशन हुआ तो कारगिल का काम हमारी तरफ से एक ब्लंडर था जो हमने किया, जिसकी वजह से वो जो पीस का प्रोसेस था वो रुक गया और उसको एक ऐसा डैमेज बना जो शायद आज तक उसके असरात मौजूद हैं? जी देखें, जब 1999 के फरवरी में वाजपेयी साहब आए तो वो एक बड़ी पेशरफ्त थी। वाजपेयी साहब ने बहुत सारी कमिटमेंट्स भी दी। उस वक्त उन्होंने उससे पहले एक कमिटमेंट दी थी कि हम कश्मीर का मसला इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बुनियाद पर करेंगे। वाजपेयी साहब ने वो सब दरम बरम कर दिया। लेकिन गोइंग बैक टू वाजपेयी साहब जब आए, कारगिल की एक पूरी तारीख थी। अगर आप पढ़ें तो मैंने इसमें भी लिखी है कि किस तरीके से ये सारी चोटियाँ पाकिस्तान का हिस्सा थी। 1965 की जंग से पहले हिंदुस्तान ने उन पर कब्ज़ा किया, फिर अगस्त में दोबारा उनको छोड़ा, और फिर जब शिमला हो गया तो शिमला के बाद भी हिंदुस्तान ने 3-4 जगहों पर पाकिस्तान की चोटियों पे कब्ज़ा किया। उसमें आपको पता है सियाचिन भी शामिल है, और भी 2-3 जगह हैं जिन पे कब्ज़ा किया। तो उस वक्त के लोगों का ये ख्याल था, मिलिट्री कमांडर्स का, कि भाई हम ऐसा कोई सिलसिला करें कि हिंदुस्तान दोबारा हमारी किसी और इलाके पे कब्ज़ा ना कर सके, और ये जो चोटियाँ ये हमारी अपनी वागुजार कर ले। उनका नहीं ख्याल था कि इतनी बड़ी जंग में ये तब्दील हो जाएगा। उस वक्त ये प्लानिंग करना, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर आपके पास आ गए हुए हैं और आप उस वक्त की हुकूमत को बताए बगैर ये काम करना, ये तो एक ब्लेटेंट ब्लंडर। मेरा भी ये ख्याल है कि सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से वो उसका टाइमिंग ठीक नहीं था, और मैंने उसका जिक्र भी किया। जी।